आज के इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं SYJC इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स and number 2 macroeconomics. Now, the term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a million part. यानी जो वर्ड है, जो टर्म है माइक्रो, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से MIKROS, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटा पार्ट, हजार गुना, लाख गुना छोटा पार्ट। एंड द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। इसी तरीके से जो दूसरा टर्म है मैक्रो, वो भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। वो वर्ड है मैक्रो, जिसका मतलब होता है विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब होता है बड़ा। These terms are coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। और ये जो टर्म है माइक्रो एंड मैक्रो, ये सबसे पहले नॉर्वे के रहने वाले एक इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिंच ने यूज किया था 1933 में, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। ये भी हमने जाना, अभी सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक छोटा पार्ट, एक छोटा स्टडी। Microeconomics thus deals with the small part of the national economy। यानी हम किसी देश के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन उस देश को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी की जाती है। It studies the economics, action and behavior of individual unit। यानी किसी भी देश के पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी किया जाएगा, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी एक मैन्युफैक्चरर के बारे में स्टडी की जाएगी। और अ फर्म यानी कोई पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकती है, किसी भी तरीके का एक कंसर्न जो प्रोडक्शन करता है, जो पैसा कमाता है, उसकी बात कर रहे हैं, या कोई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा। यानी हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 1। एक ही डेफिनेशन इसमें पढ़ना है, एक ही लिखना है और एक ही याद करना है। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन नंबर 1। मॉरिस ड्रॉप का डेफिनेशन कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन द फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मॉरिस ड्रॉप कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक छोटी सी चीज आपको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का एक छोटा पार्टिकल सेलेक्ट करते हैं, छोटा पार्ट, छोटा इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी किया जाता है। वो यूनिट क्या हो सकती है, जैसा हमने बताया कि कोई कंज्यूमर हो सकता है, कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई चीज, कोई कमोडिटी, कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन को स्टार मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन आपको पढ़ना है, यही डेफिनेशन आपको लिखना है और यही याद करना है। ना आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं हम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 1, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इसके बारे में हम जान लिया, हमने सीखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल यूनिट के बारे में स्टडी की जाएगी। चलिए पढ़ते पॉइंट को। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। अभी हमने सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी की जाएगी। वो इंडिविजुअल यूनिट क्या हो सकती है, यानी एक कंट्री में रहने वाला कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, या कोई एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या कोई फैमिली हो सकती है, लेकिन होगा एक सिंगल यूनिट। तो इस प्रकार की स्टडी को हम कहते हैं
माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात की जाएगी। चलिए पढ़ते हैं फीचर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्मॉल यूनिट की स्टडी है, उसमें हम स्टडी करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस को कैसे, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरह से डिसाइड किया जाता है, एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। इसीलिए इस थ्योरी को, इस पर्टिकुलर स्टडी को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज की गई हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। या हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से फैक्टर प्रोडक्शन, 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना सीख लेते हैं कि प्राइस थ्योरी में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे अगेन हम बात करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था पॉइंट नंबर 2, प्राइस थ्योरी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, फीचर नंबर 3, पार्शियल इक्विलिब्रियम। नाउ ये आपको समझने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं बहुत सारे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, यानी जो बैलेंस का पॉइंट है, एक मेजर पॉइंट है, एक मिडल पॉइंट है, वो है इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालिसिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यानी हम बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल यूनिट का एक सेंट्रल पॉइंट, एक बीच का पॉइंट स्टडी किया जाएगा। वो कौन सा हो सकता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर का हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म का हो सकता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का हो सकता है। इट आइसोलेटेड an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेट्स हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। हम आगे सीखेंगे किस तरीके से डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा तब किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में हमने सीखा था कि प्राइस किस तरह से डिसाइड होता है, ठीक है, तो वो इसी तरीके से डिसाइड होता है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार है, सॉरी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है और सेलर यानी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार है, तो उस प्राइस को ही हम कहते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कुछ अजम्पशन पे बेस है। वो अजम्पशन कौन से हैं आगे हम जानेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस। हम किसी भी लॉ को प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रियल में नहीं है, हमें उसे रियल मानना पड़ता है, तो हम ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं अजम्पशन, हमें उसे अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉ को प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो रियल नहीं है, हमें उसे मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर लॉ को प्रूफ करना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? अजम्पशंस कहते हैं। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना, ये आगे वाले लॉ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है? सेटर्स पेरिबस सच एज परफेक्ट कंपटीशन, यानी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा सिचुएशन होता है, ये भी हम आगे सीखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग होमोजेनियस गुड्स। प्रोडक्ट खरीदने वाले बहुत हैं, प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत हैं, और वो प्रोडक्ट जो खरीदा और बेचा जा रहा है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम सेम होना इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, तो इससे कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। लेकिन अभी हम इतना समझ रहे थे कि परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन जिसे हमने अज्यूम कर लिया कि भाई पूरी दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन है। नेक्स्ट आता है लेजी स्फेयर, ये भी एक तरीके का अजम्पशन। लेजी स्फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। आप देख पा रहे हैं कि भाई ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो रियल में नहीं है। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी कंट्री चाहे वो डेवलप कंट्री ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे भी लोग परेशान है, वहाँ पे भी महंगाई है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को, एक पर्टिकुलर यूनिट को दूसरी पर्टिकुलर यूनिट से कंपेयर करने के लिए कुछ फैक्टर्स को हम रियल मान लेते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं अजम्पशन। These assumptions make the analysis simple, जिससे क्या होगा? एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर 2, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, यानी
किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी भी लॉ को स्टडी करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर जो रियल में नहीं है, हमें उसे रियल मानना पड़ेगा और यही कहलाते हैं एजम्पशंस। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, फीचर्स। स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। अब स्लाइस क्या होगा? लेट्स से एक पिज्जा है, पिज्जा का एक पार्ट आपने कट किया, एक स्लाइस आपने कट किया, और हम उस स्लाइसिंग मेथड से ही इकोनॉमिक्स को भी, एक कंट्री को भी सेलेक्ट करते हैं, और इस कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद वहां से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कह लीजिए, इंडिविजुअल फर्म कह लीजिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड कह लीजिए, उसको सेलेक्ट करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, जिससे क्या होगा, हम पूरे देश को, एक पूरे इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हर यूनिट को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑफ आउट ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे हम क्या करें, किसी एक कंट्री का स्टडी करने, नेशनल इनकम स्टडी करने से पहले हम उस कंट्री के इंडिविजुअल, एक वहाँ के नागरिक का स्टडी करेंगे, वहाँ के नागरिक की इनकम के बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हम क्या करें, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर क्या चीज कंज्यूम करता है या खरीदता है या डिमांड करता है, ना कि पूरे देश का, पूरे कंट्री का। एग्रीगेट को समझने से पहले आपको इंडिविजुअल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो टोटल डिमांड को समझने से पहले, स्टडी करने से पहले आपको इंडिविजुअल डिमांड को समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। नाउ मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है हमने पहला जितना अज्यूम किया था उससे कुछ ज्यादा एक्चुअल में हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो माना जाएगा मार्जिन। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। यानी अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है तो आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। द टर्म मार्जिनलिज्म और मार्जिनल मींस चेंजेस ब्रॉट इन द टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, यानी पहले कितना था और उसमें ऐड कितना हो गया। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू चेंजेस। यानी हमने आपको बताया कि पहले लेट्स से कि पहले हम कंज्यूम करते थे 2 रोटी, तो अब कंज्यूम कर रहे हैं 3 रोटी, तो अब जो एक एडिशन बना है एक रोटी का, वो मार्जिनल रोटी कंजम्पशन का बना है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक्स डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। यानी जो मार्जिन इनकम प्रिंसिपल है, जितने भी डिसीजन होते हैं ये मार्जिन पे ही लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, फीचर नंबर 7, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। Microeconomics analysis different market structure such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly etc. ये सब क्या है? ये सब different types of market है। हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करते हैं, इसमें कंज्यूमर का क्या रोल है, इसमें मैन्युफैक्चरर का या प्रोड्यूसर का, सेलर का क्या रोल है, ये हम आगे सीखेंगे। अभी हम इतना सीख लेते हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है सभी मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, point number 8, feature number 8, limited scope. The scope of microeconomics is limited to only the individual unit. जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी की जा रही है। It does not deal with the nation wise, यानी हम पूरे कंट्री को स्टडी नहीं कर रहे हैं। Economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth etc. यानी हम यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो नेशन को, एक कंट्री को, एक देश को जो प्रॉब्लम आते हैं हम उनको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते या उनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? इन्फ्लेशन हो सकता है यानी महंगाई हो सकती है, डिफ्लेशन यानी सस्ताई हो सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया और कम रिसीव किया, पॉवर्टी गरीबी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो सकती है, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ और सिर्फ काम होता है इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना। इसीलिए कहा गया है कि पॉइंट नंबर 8 में कि लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड। तो ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको फीचर्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड
Goodbye.